हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में टॉपिक हमने ख़त्म किया था वो था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट। उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो हार्ट से ही कनेक्टेड आपका ईसीजी है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया था वो बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़ने थे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स पढ़ने थे? सबसे पहले हमने ब्लड की बात करनी थी, दूसरी हमने हार्ट की बात करनी थी, और थर्ड हमने ब्लड वेसल्स की बात करनी थी। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम ब्लड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था आपका हार्ट। हार्ट से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को हार्ट के जनरल फीचर्स बताए थे, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वही क्या क्या है, फिर हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मतलब कौन सी प्लेस पे किस पोजीशन पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, वॉल्स कितने प्रेजेंट हैं, इन वॉल्स का नाम क्या है, हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, हार्ट में एंटर करने वाली ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक बेसिकली हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल पार्ट कहलाता है, या फिर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन कहते हैं, जिसको हम दूसरे टर्म में सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते थे। सिस्टोल और डायस्टोल क्या था? हमारे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियम का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती थी? आपका सिस्टोल और डायस्टोल बनाती थी। कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को आप सिस्टोल कहते हो, और जब रिलैक्सेशन होता है तो वो कहलाता है आपका डायस्टोल। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका जो ब्लड है वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के टुवर्ड्स पंप किया जाता है। तो हार्ट से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। हार्ट साउंड डिस्कस कर ली है। आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली जब भी आप ईसीजी की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को आप इससे नोन है या फिर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आपको शायद याद आए कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी में जो आपका पेशेंट होता है और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस कंडीशन के अंदर एक स्क्रीन लगी होती है हमारे सामने। उस स्क्रीन में से कंटिन्यूस एक साउंड आती है और उसी साउंड की वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि दैट पर्टिकुलर पेशेंट इज अलाइव और डेड। तो जब भी आप बात कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो बेसिकली ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को देखने का एक तरीका है, जिसकी वजह से आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्ट की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से हार्ट वर्क कर रहा है या फिर नहीं, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो ईसीजी में टॉपिक हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे दीक्षालय इंस्टीट्यूट में द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम में यू आर नाउ गोइंग टू स्टडी ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इससे पूछ लिए जाते हैं। अब वो जो टीवी स्क्रीन पे, मतलब आप टीवी पर जो एक हॉस्पिटल की एक रूम में एक स्क्रीन देखते हो, उस पे एक ग्राफ सा बना आता है। वो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है भाई? हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रोकार्डियो देखें, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आप लोग देखते हैं ये, और फिर उसके बाद बचपन से, मतलब यूजुअली मैं आप लोगों को ये एक नॉन जनरल बात बता रही हूँ, फिर ये स्ट्रेट होती जाती है और हम क्या बोलते हैं? द पर्सन इज डेड। ये क्या है आपका? हार्ट इज बीटिंग, हार्ट इज बीटिंग। और जब मैं बात करती हूँ इस स्ट्रेट लाइन की, ये इंडिकेट करता है कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट प्रेजेंट है वो अब नहीं रहा, मतलब डेड हो चुका है। तो ये क्या चीज़ है? तो समझें, ये जो पार्ट आपको मैंने शो किया, इसको मैं एक क्लियर तरीके से बनाती हूं। यहां पे देखें, एंड सो ऑन। ये
फर्स्ट वेव एंड दिस इज सेकेंड वेव। ये कुछ यही होती है, कुछ क्या यही होती है। देखिए अब जब आप बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ वेव्स हैं, इन वेव्स में आपको 3 पार्ट्स दिखेंगे। सबसे पहला P, Q, R, S एंड T। P, Q, R, S एंड T। मैंने आप लोगों को 2 वेव्स बनाकर शो करी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यही पार्ट जो है वो क्या करता है, यहाँ पे रिपीट करता है। तो समझेंगे, सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज से कनेक्टेड है, किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ दैट इट इज it is connected with the systole and diastole या फिर electrical depolarization and repolarization of the heart muscles। मतलब हमने पढ़ा है कि हमारे ऐसे नोड्स में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जो कि हमारे हार्ट की एट्रियम वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, और फिर यही मसल्स जो हैं ये रिलैक्स करती हैं जो कि वेंट्रिकल को रिलैक्सेशन देंगी, और उसके बाद आपका जो हार्ट है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। सेम चीज़ हम बात करते हैं हमारे ECG में, आप यही चीज देखते हो कि किस पोजीशन पे आपका जो हार्ट है उसने अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास टोटल जो एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो एक कंबाइंड सिस्टोल और डायस्टोल है, ये कंबाइंड सिस्टोल और डायस्टोल टोटल 0.8 सेकेंड का होता है। एंड दिस इज हाउ इन द 1 मिनट वी हैव टेक, मतलब बेसिकली हमारा जो हार्ट है इट कंप्लीट्स 72 बीट्स पर मिनट। तो पर मिनट अगर 72 बीट्स हैं तो एक बीट कितने सेकंड्स की हो गई, 0.8 सेकंड की हो गई। उस 0.8 सेकंड का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। तो यही एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल आपका क्या सेट करता है, हमारा ब्लड की पंपिंग, या फिर मैं सिंपल जो पंपिंग ऑर्गन हम हार्ट को नाम दे रहे हैं वो इसी रीजन की वजह से देते हैं। तो देखें यहाँ पे PQRST तक मैं आपको ये जो मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये स्क्रीन पे आपको शो करता है कि वेदर योर हार्ट मसल्स आर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग और नॉट। मतलब इलेक्ट्रिकल रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये हमें इससे पता चल जाता है। तो देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया P इंडिकेट करता है आपका एट्रियल सिस्टोल। P indicates what? P indicates your atrial systole। आपके एट्रियल सिस्टोल को शो करने का काम P वाला पार्ट करता है। मतलब इस पूरे के पूरे ग्राफ का जो आपको P वेव दिख रही है ये क्या शो करती है, एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपके एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ओके नाउ QRS, ये QRS एक साथ बोला जाता है, ये था आपका P, दूसरा मैं बोल रही हूँ QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम ज्यादातर। क्या बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर या फिर मैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन भी बोल सकती हूँ। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ सबसे पहले, फिर आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और जो आपका T वेव है ये एंडिंग शो करती है आपकी किसकी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा तो आपका जो एट्रियम है, भाई लॉजिकल सी चीज समझिएगा, मैंने आप लोगों को कल भी हार्ट बीट के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो जब आपका पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल कंडीशन पे आता है, डायस्टोल कंडीशन पर आता है, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन पर आते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स में जब मैंने वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोला और T पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपका कौन सी कंडीशन को मार्क कर रहा है कि एट्रियम आर ऑलरेडी गेट डायस्टोल्ड, मतलब जो एट्रियम है वो पहले ही क्या हो चुके हैं, अपनी एक कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन से रिलैक्स कंडीशन पर आ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ECG कहलाता है, और जो इंपॉर्टेंटली NCERT के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है वो यही पार्ट है जिसमें वो क्या बोल रहा है, PQRS एंड योर लास्ट T दैट indicate the
वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, तो ये पूरा आपका ईसीजी का पार्ट है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट, छोटा, बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पे पूछे जाते हैं और एक टी का एंडिंग मार्क पूछ लिया जाएगा। थ्योरेटिकल बेसिस पे से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं एमसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने बात करी किसकी, आपकी पूरा का पूरा जो हार्ट है वो हम पढ़ चुके। मतलब मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में बता दिया, मैंने आप लोगों को हमारे बॉडी में प्रेजेंट पंपिंग ऑर्गन के बारे में बता दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अगेन एक बहुत ही मेजर और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब अगर प्रेजेंट है, the circulatory system will called as the closed circulatory system, and if they are absent then the circulatory system will called as a closed circulatory system. अगर blood vessels present हैं तो closed, और अगर blood vessels आपकी प्रेजेंट नहीं है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आपका जितने भी आप लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव द ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो साइनसेस में फ्लो करता है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ऑर्गन्स जो हैं आपके, वो ऑर्गन्स भी आपके ब्लड के अंदर कंटिन्यूस फ्लो करते रहते, मतलब ऑर्गन्स जो है वो ब्लड के अंदर हमेशा डूबे रहते हैं। ओके, तो देखिए अब आप बात करते हो जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स की, तो मैंने ब्लड वेसल्स को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं आपके आर्टरीज, सेकंड इज योर वीन्स एंड थर्ड इज योर कैपिलरीज। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, सबसे पहले आपके आर्टरीज, थर्ड इज योर वीन्स और उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज। मैंने ये अरेंजमेंट चेंज क्यों किया, मैंने आपको कैपिलरीज को बीच में क्यों डाला, तो उसका रीजन समझते हैं। देखिए अब हमारे पास 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने हमारी एक क्लास में जब हार्ट का डायग्राम एक्सप्लेन किया था, तो उस कंडीशन में मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन पे एक स्टार बनाया था और वहाँ मेंशन किया था दैट इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ आवर ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स का एक्सेप्शन है ये। तो वो क्या एक्सेप्शन था, अब यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेटेड ब्लड की, या फिर जो सर्कुलेट हो रहा है, जब आप ब्लड में बॉडी में घूमने वाले ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्लड है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने 2 हार्ट के चैम्बर्स पढ़े थे, एक तो राइट चैम्बर्स पढ़े थे और दूसरे लेफ्ट चैम्बर्स पढ़े थे। तो जो राइट चैम्बर्स और लेफ्ट चैम्बर्स थे ये डिवाइड क्यों किए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन दे विल कॉल्ड एज blood is called as oxygenated blood, and if the oxygen is not there but the carbon dioxide is there, then we called blood as a deoxygenated blood। ठीक है, basically absence of oxygen or the presence of carbon dioxide mark the deoxygenated blood। क्लियर? तो अब हमारे बॉडी के अंदर आप जब ब्लड को सर्कुलेट करवा रहे हैं तो you should have to separate both the ट्रैक्स, मतलब दोनों ट्रैक्स को आपको अलग रखना पड़ेगा, ऑक्सीजनेशन वाले को भी और डीऑक्सीजनेशन वाले को भी। तो हम ऑलरेडी उसको सेपरेट कर चुके हैं। कैसे सेपरेट कर चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ हार्ट चैम्बर्स। एक राइट चैम्बर बताया, एक लेफ्ट चैम्बर बताया, दोनों चैम्बर्स क्या कर रहे हैं, एक सेपरेशन मार्क कर रहे हैं, और वही सेपरेशन आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हार्ट के अलावा हमारे पास 2 चीज़ें और ब्लड वेसल्स और हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ही इंडिकेट की जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ, बेसिकली अगर ब्लड वेसल्स बोलें तो ब्लड वेसल्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ब्लड वेसल्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सबसे पहले आर्टरीज, सेकेंड इज योर कैपिलरीज एंड थर्ड इज योर वीन्स। हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना कैपिलरीज के बारे में, इंपॉर्टेंट है पर बता देंगे आगे क्या
पार्ट है इसका, लेकिन जो अभी मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे आर्टरीज और दूसरे हैं आपके वेन्स। इन ब्लड वेसल्स को डिफ्रेंशिएट ही किया गया है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की प्रेजेंस के बेसिस पे ही इन ब्लड वेसल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया या दो नाम दिए, एक तो आर्टरीज और एक वेन्स। अब देखेंगे हमारे ब्लड से हार्ट से जो निकलने वाले ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को आप क्या कहते हो? मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन ब्लॉक्स बना रही हूँ, थोड़ा सा देखेंगे, बहुत क्लियर तो नहीं पर हाँ समझ में आ जाएगा आपको। VEINs, वेन्स। सबसे पहले आर्टरीज एंड सेकेंड इज योर वेन्स। मैंने एक थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन ब्लॉक्स बना दिए हैं। देखें आप, जब आप आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं तो ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये क्या क्या करती हैं? सबसे पहला पॉइंट, मैं बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में कोई टफनेस ना हो, और बाकी तो जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं बिना पढ़े। तो देखें सबसे पहले आर्टरीज, वेसल्स विच लीव द ब्लड, वेसल्स विच लीव्स द हार्ट, जो हार्ट को छोड़ के हार्ट से दूर की तरफ जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। याद कीजिए लास्ट क्लास में जब आपने हार्ट से दो ब्लड वेसल्स जो निकाली थी, जो एक लंग्स में जा रही थी और एक जा रही थी आपका पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में। आई वॉज कंटिन्यूसली मेंशनिंग दैट ब्लड वेसल्स, the arteries. One was the pulmonary artery and another was the your aorta. Aorta is the artery. Okay, और वो आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है पूरी बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट आर्टरीज के पार्ट को हमने वेसल्स जो कि हार्ट को छोड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? आर्टरीज कहलाती हैं। विच इज वेसल्स विच आर entering inside the heart. वेना केवा, पल्मोनरी वेन, आपको याद होगा राइट और लेफ्ट चैम्बर के अंदर जब एंट्री दे रहे थे तो वो पार्ट आपका क्या कहलाते थे? आपकी वेन्स कहलाते थे। याद कीजिए पल्मोनरी वेन मैंने आपको एक टर्म बताया था और दूसरा टर्म मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था वेना केवा। वेना केवा पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड को राइट पार्ट में लेके आता है और आपका जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से लेफ्ट पार्ट में आपके ब्लड को लेकर आता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या पढ़ा? हार्ट से कनेक्टेड। अब जब लॉजिकल सी चीज सोचिएगा, जब कोई ब्लड वेसल हार्ट को छोड़ रही है, जब कोई ब्लड वेसल हार्ट से निकल के आगे जा रही है तो वो ऑब्वियसली कहाँ एंटर करेगी? वो एंटर करेगी आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। तो जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर आपका ब्लड वेसल एंट्री कर रहा है तो वो पार्ट आपके क्या कहलाते हैं? आर्टरीज कहलाते हैं। तो सेकेंड, वेसल्स विच एंटर्स इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन में एंटर करने वाली वेसल हमेशा आर्टरी ही होती है, और लीव करने वाली, लीविंग द ऑर्गन, ये क्या कर रही है? आपके ऑर्गन को छोड़ने का काम कर रही है, ऑर्गन को लीव करने का काम कर रही है। मैं बात करूं किडनी में एंटर कर रही है तो आर्टरी, किडनी से बाहर निकल रही है तो वेन। हार्ट के बस एक हार्ट के एक्सेप्शन को छोड़ के वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। हार्ट में एंटर कर रही है तो वेन, बाहर निकल रही है तो आर्टरी। किडनी में एंट्री कर रही है तो आर्टरी, बाहर निकल रही है तो वेन। पेनक्रियाज में एंटर कर रही है तो आर्टरी, बाहर निकल रही है तो वेन। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जब हमने बात करी आपकी आर्टरीज की और वेन्स की तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसी से कनेक्टेड मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके,
ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने वाली और ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने जो हार्ट का डायग्राम पढ़ा था उसमें जो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकल रही थी वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती थी, और जो आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर वीन ब्लड लेके आ रही थी वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती थी। तो वो क्या था, तो दैट वाज द एक्सेप्शन। वो क्या है आपका एक्सेप्शन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery, okay, and except pulmonary vein। एक रखती है अपने अंदर पल्मोनरी आर्टरी और एक्सेप्शन, और एक दूसरा पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन रखती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगी। सिर्फ इन दो वेसल्स को छोड़ के हमारी बॉडी में कोई भी आर्टरी या वीन ऐसी नहीं होती है जो कि अपोजिट वर्क करे। अगर वो होती तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती, जैसे मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी से कनेक्टेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्या, आर्टरीज से ब्लड वेसल जो कि हार्ट को छोड़ रही है। इससे कनेक्टेड ये पॉइंट था, इससे कनेक्टेड ये पॉइंट था। अब मैं इससे कनेक्टेड आपको फोर्थ पॉइंट बताने जा रही हूँ। देखें, अब जिस तरीके से आपने जब हार्ट का डायग्राम पढ़ा तो मैंने वेंट्रिकल्स की वॉल को थोड़ा सा टफ बनाया था। वेंट्रिकल की वॉल्स को कैसा बनाया था, वेंट्रिकल्स की वॉल को मैंने थोड़ा सा टफ बनाया था। और उसका रीज़न मैंने आप लोगों को क्या बोला था, उसका रीज़न मैंने आपको बोला था कि वेंट्रिकल को ब्लड को तेज प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होके तेज प्रेशर से ही हमारे बॉडी पार्ट्स में पुश करना होता है, क्योंकि भाई डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करवाना है। अगर पुश तेज नहीं होगा तो हर ऑर्गन तक मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर भाई, मैं तेज धक्का दूंगी तभी तो जो ब्लड है वो आगे की तरफ बढ़ के और डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर, तो अब प्रेशर तेज होने की वजह से हमने क्या किया, वेंट्रिकल की वॉल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया, टफ बना दिया, ताकि जब प्रेशर तेज लगाया जा रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें बर्स्टिंग क्रिएट ना हो। क्लियर, लाइक जैसे मैंने एक एयर फिल्ड या फिर वाटर फिल्ड बलून लिया, उस बलून को मैं तेज प्रेशर से क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। तो तेज, अगर मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज एक बार में लगाऊंगी और अगर उस बलून की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन हुई तो वो बस्ट कर जाएगी या फिर नहीं करेगी, कर जाएगी। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए हमने आर्टरीज का और वेन्स का स्ट्रक्चर भी एक अलग तरीके से मेंटेन किया है। क्लियर, तो उसको अब हम, ये तो थे जनरल टॉपिक जो हमें 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिए जाते हैं। 10th में बच्चों को भी ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। आपको क्या समझना है, आपको समझना है अब मेन स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स। अब देखें, सबसे पहले जब आप आर्टरी की बात कर रहे हो, आर्टरी कहाँ से निकल रही है, हार्ट से। किससे कनेक्टेड है, वेंट्रिकल से। भाई हार्ट के किस पार्ट से कनेक्टेड है, वेंट्रिकल पार्ट से कनेक्टेड है। तो जब आप वेंट्रिकल पार्ट से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रेशराइज करके आगे भेजते हो, और अगर आपको वेंट्रिकल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा है ताकि उसके अंदर क्या ना हो, बर्स्टिंग ना हो, तो वो जो तेज प्रेशर वाला ब्लड है वो नेक्स्ट अब किस में आने वाला है, आर्टरीज में आने वाला है। और अब जब वो आर्टरीज में आने वाला है तो एक लॉजिकल सी चीज़ सोचिएगा कि उस आर्टरी के अंदर भी तो प्रेशर तेज होने की वजह से बर्स्टिंग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो उसी बर्स्टिंग से बचाने के लिए मैंने आर्टरीज को एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिया जो कि बहुत ज़्यादा थिक बनाता है। उसकी वॉल को कैसा बना देता है, आपका थिक बना देता है। और ये क्या है, आपका ल्यूमेन, जिसमें से ब्लड जो है वो आगे बढ़ेगा। अब देखें, जितना ज़्यादा छोटा ये ल्यूमेन, बहुत छोटा, लेकिन इसके चारों ओर की जो आपके जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका आपका बेसिकली एडवेंटिशिया और ये तीन सारे पार्ट मिलके पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, आर्टरीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको जो जनरल टॉपिक पढ़ना है वो क्या है कि ल्यूमेन के अंदर आपने क्या किया है, ब्लड को सप्लाई कर रहे हो, मतलब ये वो रीजन है जहाँ से ब्लड आगे बढ़ रहा है। आप बच्चे, मतलब क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि आर्टरीज और वेन्स में किसका डायामीटर बड़ा होता है, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं, हम ल्यूमेन की बात कर रहे होते हैं, हम इस थिकनेस की बात नहीं करते हैं। थिकनेस बहुत ज़्यादा कैसी है, बड़ी है, बहुत ज़्यादा मोटी है। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या करती है, चाहे कितनी भी तेज़ी से वेंट्रिकल से ब्लड को आपके आर्टरीज के अंदर भेजा जाए, बर्स्टिंग नहीं होगी। क्लियर,
दूसरी मैं बात करूं आपकी किसकी, वीन्स की। अब एक फिर से एक छोटी सी चीज समझिएगा, वीन्स का ल्यूमेन भी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं, और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे और प्रेजेंट है, वो समझेंगे हम क्या है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है एज कम्पेयर टू द आर्टरी। ल्यूमेन देखिए कितना बड़ा है, इसका ल्यूमेन कितना छोटा सा था। ये इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझिए। तेज प्रेशर से, मान लीजिए मैं आपका ऑर्गन ले रही हूँ किडनी, ओके, तेज प्रेशर से ब्लड आया, और तेज प्रेशर से ब्लड आने के बाद आपका किसके अंदर एंटर करेगा, ऑर्गन में एंटर किया। ऑर्गन क्या है हमारी, किडनी। जब किडनी हमारी ऑर्गन है तो प्रेशर जो तेज पीछे से दिया गया वो तो दिया गया हार्ट से। तो तेज प्रेशर की वजह से आपका किडनी के अंदर आपका कौन एंट्री कर गया, ब्लड एंटर कर गया। अब जब किडनी में ब्लड एंटर किया तो मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज योर किडनी, ओके, ये है आपका किडनी, ये था आपका ब्लड वेसल, ओके। ये ब्लड वेसल्स को मैंने डिवाइड कर दिया आपका कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या हैं आप अभी समझ जाएंगे, ओके। और ये गया इसमें। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए जिस तरीके से मैंने बनाया है। ये देखिए ल्यूमेन कितना छोटा है, स्मॉल। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, लार्ज। अब देखें, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, मान लीजिए मैं आपकी बात को जो आप सोच रहे हैं उसको सोचते हुए मैं इसको छोटा बना देती हूँ, क्लियर। अब मुझे एक लॉजिकल सी चीज़ बताइएगा, एक बड़े एरिया को कवर करके आने वाला जो पार्ट है, एक बड़े एरिया को कवर करके आने वाला जो पार्ट है वो कलेक्ट करके एक साथ ब्लड को क्या किसी छोटी वेसल में डाल सकता है, नहीं डाल सकता। देखें, एक जगह से पानी का सप्लाई किया जा रहा है, मान लीजिए मेरा एक रूम है, उस रूम में मैंने एक पाइपलाइन कनेक्ट किया, उस छोटे पाइप से तेज प्रेशर से, जैसे हमारा सबमर्सिबल का पाइप होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, और थिकनेस की वजह से उसमें से पानी जो है वो तेज़ आता है, प्रेशर अगर तेज़ हमने मेंटेन कर रखा है तो, ठीक है। तेज़ प्रेशर से, अब तेज़ हाई प्रेशर की मोटर मैंने लगा रखी है, पानी एक जगह से आ रहा है, क्लियर। अब उस रूम के अंदर पानी को मुझे वापस कलेक्ट करके और किस में डालना है, आपके ड्रेनेज सिस्टम में डालना है, ठीक है। जो हमारे घर में जो ड्रेन मतलब पूरा का पूरा जो सीवर लाइन आगे बाहर निकलेगा, वो सीवर लाइन हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि अगर अलग अलग जगह से जो छोटे छोटे ब्लड पानी के पार्ट्स हैं, अगर वो इस छोटी पार्ट में रहेंगे तो भाई ये दूसरी जगह से आ रहे हैं, एंड जिस ऑर्गन में एंट्री दी गई उस ऑर्गन ने किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लगा रहा है इस ब्लड को आगे भेजने के लिए। जितना प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, हमारे हार्ट के थ्रू। मतलब ये हार्ट जब पीछे से आर्टरी में ब्लड भेजता है तो ये धक्का लग के कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। लेकिन किडनी कोई प्रेशर नहीं जनरेट कर रही है इस ब्लड को वीन के अंदर डालने के लिए। तो जब कोई प्रेशर नहीं है, जब कोई पीछे से पुश नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर छोटे ल्यूमेन के अंदर ब्लड को कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसी चीज को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन के साइज को कर दिया बड़ा। जब ल्यूमेन का साइज बड़ा हो जाएगा तो ल्यूमेन के साइज के बड़े होने पर आपका जो ब्लड है वो इजीली कलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक जगह से पानी डाल रही हूँ एक बॉटल के छोटे नोजल के अंदर, तो मैंने उसके अंदर फनल लगा दिया। फनल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को एक साथ कवर करके बॉटल के अंदर डाल देगा, स्पिल नहीं होने देगा। सेम चीज यहाँ पर होती है, क्लियर। तो जब आपने बात करी आपके आर्टरीज की, तो आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा क्यों रखा, क्योंकि तेज प्रेशर से जितना ल्यूमेन छोटा होगा उतना प्रेशर से जो ब्लड है वो आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज, अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल बर्स्ट ना कर जाए, तो इस वजह से हमने और जो आर्टरी है उसके डायमीटर मतलब उसका जो थिकनेस है उसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज से ब्लड वेसल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कैपिलरीज में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो कैपिलरीज आपकी बनी है ये कैपिलरीज एक मेन ब्लड वेसल में वापस से रीयूनाइट करने वाली हैं। तो उस रीयूनियन को बनाने के लिए हमें वीन के डायमीटर को क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो पूछा जाता है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, आपके वॉल्व्स हैं।
वॉल्स क्या होते हैं भाई? वही जो आप सही समझ रहे हैं, हम बहुत जगह पढ़ते हुए आ गए, डाइजेशन में भी पढ़ लिया, हार्ट में भी पढ़ लिया। वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स आपके वो पार्ट हैं जो कि किसी भी चीज़ के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। ब्लड अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ब्लड नीचे आ जाएगा, ओके। लेकिन अगर ब्लड यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से है कि यहाँ और यहाँ जो ब्लड प्रेजेंट होगा वो, मैं डार्क कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। जब क्लोज कर देंगे तो ब्लड जो है वो ऊपर नहीं गया। अब ये तो मैंने आपको फंक्शनिंग समझाई, वॉल्स करते क्या हैं। होता यहाँ पर ही क्यों है? मैंने आर्टरीज में कोई भी वॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आर्टरी का, बच्चों समझेंगे ध्यान से, कि आर्टरी जो है वो हार्ट से निकल रही है और हार्ट के पास, खुद के पास अपना इतना तेज प्रेशर है कि उसको किसी एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत होती ही नहीं है। सॉरी, मतलब हार्ट का खुद का प्रेशर इतना तेज है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो फ्लो है वो इतना तेज है कि पीछे देने के लिए या पीछे भागने के लिए कोई प्रेशर यहाँ पर लगेगा ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर वॉल्स का प्रेजेंस बहुत ही इलॉजिकल था। पीछे से ऑलरेडी ब्लड बहुत तेज आ रहा है तो फ्लो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। बैक फ्लो होने के चांसेस क्या हैं? 0, ओके। लेकिन अगर मैं वेन्स की बात करती हूँ तो अगेन वही सेम पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऑर्गन को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑर्गन्स में कैपिलरीज को आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये जो ऑर्गन में कैपिलरीज ब्रेक हुए हैं, यहाँ पर ऑर्गन कोई प्रेशर नहीं दे रहा अब उस ब्लड को आगे बढ़ने के लिए। जितना प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा है आपका पीछे से। पीछे वाला पार्ट क्या है आपका? आर्टरी, जो कि हार्ट से पंपिंग हुई। और ये जो हार्ट से पंपिंग हुई है, ये हार्ट से पंपिंग पीछे वाले ब्लड को आगे धक्का देती है, जिसकी वजह से ये वाला ब्लड जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो ना के बराबर है। और अगर जब प्रेशर ना के बराबर है और मान लीजिए हमारा बीपी लो है, हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से बीटिंग नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। तो उसी बैक फ्लोइंग को रोकने के लिए, बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर इनसाइड द वेन्स, क्योंकि कैपिलरी से टूटा हुआ, मैंने बोला एक जगह से मोटर लगा है पानी का, पानी तेज प्रेशर से आ रहा है, अब पानी बीच में रुक गया और फिर उसके बाद पीछे वाला पानी आगे वाले पानी को धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ओरिजिनल प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसका फ्लो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। और जब फ्लो स्लो हो गया तो उसके पीछे बहने के या फिर बैक फ्लो करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो उसी बैक फ्लो के चांसेस को रोकने के लिए आपने किसकी बात करी? किडनी की बात करी। क्लियर? किडनी में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मूवमेंट जो है वो करवाया जाता है। तो क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाई बॉल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वेन्स ओनली बट नॉट इनसाइड द आर्टरीज। तो हम जवाब क्या देते हैं बिकॉज इन द आर्टरीज देयर इज अ ब्लड फ्लोज विद अ ग्रेटर प्रेशर, बट in the veins there is no pressure of moving blood. This is why presence of valves is inside the veins to prevent the backflow, but this backflow because of higher pressure does not takes place inside the arteries. This is why in the arteries valves are absent and in the veins valves are प्रेजेंट। ये एक छोटा सा नन्हा सा एक्सप्लेनेशन था जिसमें हमने बता दिया कि किस तरीके से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स आपके मूवमेंट में और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखने का काम करते हैं। क्लियर? देखिए आप यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया गया वो आर्टरीज और वीन्स की वजह से किया जा रहा है। इसकी वजह से इनका जो कलर है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने रिस्ट की, तो हमें रिस्ट पे कई बार ब्लूइश ग्रीन कलर के पतले पतले नर्व्स दिखते हैं। क्लियर? वो कुछ और नहीं होते, हमारे वेन्स होते हैं। तो इससे एक पॉइंट और बना, द आर्टरीज आर डीप सीटेड इनसाइड द स्किन। हमारी स्किन में डीप सिचुएटेड होती हैं अंदर की तरफ। मुझे मेरे रिस्ट पे कभी भी क्या नहीं दिखेगी? आर्टरी नहीं दिखेगी। ये जो मुझे कलर्ड वेसल्स दिख रही हैं, ये कलर्ड वेसल्स आर नथिंग बट द वेन्स। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कलर में थोड़ा सा फर्क होता है। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज लाइटर इन कलर, ब्राइटर इन कलर, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ये हल्का सा डल होता है और
थोड़ा सा ब्राउनिश का, ब्राउन नहीं बोलेंगे बस, हाँ डार्क रेड कलर होता है। तो वो जो डार्क रेड जो हल्के से ब्राउनिश कलर टोन पे जा रहा है, वो आपके एपिथेलियल के साथ मिलके हमें कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। तो बहुत सारी जगहों में, एनसीईआरटी में और काफ़ी सारी मेजर बुक्स में जब भी हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करना होता है तो हम रेड और ब्लू से शो करते हैं। रेड और ब्लू क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट रेड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लू इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आर्टरीज और वीन्स का एक छोटा सा पार्ट था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट में एंट्री कर रहा है, हार्ट से बाहर निकल रहे हैं, थिकनेस कितनी है, ल्यूमेन कितना बड़ा है, वॉल्स की प्रेजेंस है या फिर नहीं है, ब्लड में क्या कहते हैं आपका कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके स्किन के काफ़ी नीचे होती हैं आर्टरीज और स्किन के ऊपर होती हैं आपकी वेन्स। इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जब आप इंजेक्शन देते हैं, जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, लाइक टीटनेस का इंजेक्शन यूजुअली बच्चों को लग ही जाता है, मतलब लाइफ में एक ना एक बार हर बंदे को टीटनेस का इंजेक्शन लगता ज़रूर है किसी भी छोटी मोटी इंजरी की वजह से। तो यूजुअली अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन यू आर इंजेक्टिंग एनी ड्रग या कुछ भी चीज़ जब आप इंजेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो आप आर्टरीज में देते हो इंजेक्शन या फिर वीन्स में देते हो। तो उसका जवाब हम क्या देते हैं भाई, अब आप लॉजिकल सोचिएगा, अगर मैं किसी आर्टरी में ब्लड को इंजेक्ट कर रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि वो जो आर्टरी में मैंने इंजेक्शन दिया वो एक पर्टिकुलर आर्टरी जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन तक ही क्या करेगी, मूव करेगी। और जब पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन तक जा रही है तो जितना ड्रग है वो उसी ऑर्गन के पास जाएगा। अगर मैं क्या कर रही हूँ, वीन के अंदर इंजेक्शन लगाती हूँ, तो ये जो वीन वाला पार्ट है ये कहाँ पर जाके मिलेगा, ये जाके मिलेगा वेना केवा से हार्ट के अंदर। और हार्ट फिर जब ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजेगा तो वो ड्रग जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस वजह से क्विक इफेक्ट के लिए अगर कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है या आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो मेडिसिनल वर्क से कम कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो डॉक्टर्स प्रेफर टू इंजेक्टिंग, मतलब इंजेक्शन के लिए, मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? ताकि हार्ट से जल्दी ऑर्गन्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए आपके किसी भी ड्रग का। क्लियर? तो ये पूरा आपका क्या था, आर्टरीज वाला पार्ट था। अब आर्टरीज और वीन से एक कनेक्शन बनता है आपका वीन्स का, जिसकी वजह से हमने इसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दिया है, उसको भी समझ लेंगे ताकि इट इंक्लूड्स योर कैपिलरीज ऑल्सो। किसे इंक्लूड कर ले, कैपिलरीज को भी इंक्लूड कर ले। अगेन दिस इज माय ऑर्गन, ये मेरा एक ऑर्गन है, ओके। इस ऑर्गन में मैंने एंटर करवाई आर्टरी और इस ऑर्गन से मैं बाहर निकलवा रही हूँ वेन, ओके। ये ये आपकी क्या है, कैपिलरीज। देखें, आर्टरी को हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं। आर्टरी क्या है, सॉरी आर्टरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, एक थिक स्ट्रक्चर जिसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, हार्ट से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है, काफ़ी सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। जब आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करती है, यह आपका कोई भी एक ऑर्गन है, जब आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंटर करती है तो वो ब्रेक होती है आर्टियोल में, आर्टियोल्स, आर्टरी से आर्टियोल्स, आर्टियोल से कैपिलरी बनती है, कैपिलरी से बनते हैं आपके वेन्यूल्स और वेन्यूल से आपका बनता है वेन्स।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बता देता है। वो कैसे बता देता है, आर्टरीज ब्रेक इनटू द आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स आपके कैपिलरीज में ब्रेक होते हैं, कैपिलरीज वेन्यूल्स बनाते हैं और वेन्यूल्स बनाते हैं आपके वेन्स। कैपिलरी का डिस्कशन हमने नहीं किया था, बहुत ही छोटी सी बात है, समझ लेंगे। हमारे ऑर्गन्स में जब आप किसी भी ब्लड को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला भाई कि जब आप बात करते हैं आपके किसकी, हमारे आर्टरी और वीन की, तो आर्टरी और वीन एक बड़ा वेसल हो गया, क्लियर। कैपिलरी की जब बात करते हो तो कैपिलरी एक बहुत ही स्मॉल डायामीटर का माइन्यूट ब्लड वेसल होता है, क्लियर। और ये जो माइन्यूट ब्लड वेसल है, ये माइन्यूट ब्लड वेसल इस ऑर्गन के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क में पूरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ताकि ऑर्गन से बहुत ही अच्छे तरीके से, टिश्यू से बहुत अच्छे तरीके से गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करवा सके, फूड एक्सचेंज को करवा सके। तो कैपिलरी बहुत माइक्रो डायामीटर का बना हुआ वेसल है, जिसका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है और एक्सचेंजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी से कनेक्ट करते हैं हम एक पार्ट को और, जो कि है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। देखें बच्चों, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है भाई, देखें आर्टरी का डायमीटर मैंने आप लोगों को बताया है काफ़ी बड़ा, आर्टरीज का डायमीटर कैसा है, बड़ा। फिर मैं बात कर रही हूँ आपके वीन्स की, तो वीन्स का डायमीटर भी एज कम्पेयर टू द कैपिलरीज बड़ा है। मतलब मैंने आर्टरी और कैपिलरीज का आर्टरीज और वीन्स का कंपैरिजन दिया है कैपिलरीज से, तो दोनों का डायमीटर कैपिलरीज से बड़ा है। अब होता क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या है भाई, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, मतलब माइक्रो सेल्स भी हैं और मैक्रो सेल्स भी हैं, बड़े बड़े सेल्स भी हैं और छोटे छोटे सेल्स भी हैं, क्लियर। अब होता क्या है, जब ब्लड वेसल इसमें ब्रेक होके आपका क्या करती है, ब्लड को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर तेज होता है, ओके। और प्रेशर तेज होने की वजह से हमारा जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, लाइक आरबीसीज हैं, ओके, और आपके प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये साइज बड़ा होने की वजह से कैपिलरी से बाहर नहीं आ पाते। कैपिलरी का डायमीटर मैंने क्या बोला, छोटा है। अब जब मैं तेज प्रेशर से एक परमिएबल मेम्ब्रेन से, मान लीजिए मैं बहुत सिली सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक पाइप के थ्रू मैंने कनेक्ट किया जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, वो जो पाइप है वो प्लास्टिक का है, पानी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अब पाइप का जो क्या बोले हम, जो प्लास्टिक का पाइप है उसमें मैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो होल्स कर देती हूँ, क्योंकि ये कैपिलरी है भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल से मिलके बनी है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अलाउ करती है किसी भी चीज़ के एक्सचेंज को बहुत इजीली, क्लियर। तो अब मैं जब उस पाइप से स्लो पानी भेजूंगी तो वो पानी सीधा सीधा चला जाएगा, लीकेज बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। लेकिन अगर उसी पाइप से मैं तेज प्रेशर से पानी आगे बढ़ाती हूँ, तो तेज प्रेशर से पानी आगे बढ़ाने पर, अब मुझे आप छोटी सी चीज़ बताइए, जो वो होल्स हैं, उन होल से पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब उन होल से पानी बाहर आएगा तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है आपकी कैपिलरीज से बना हुआ लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, सेम। सॉरी, ब्लड से जब हम आगे बढ़े तो ब्लड से आगे बढ़ने पे ब्लड कैपिलरीज जो है वो माइक्रो डायमीटर होने की वजह से और प्रेशर तेज होने की वजह से, आरबीसीज तो क्योंकि साइज में बड़ी है तो बाहर नहीं आ पाती, लेकिन प्रेशर तेज है तो जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू फ्लूइड के अंदर बाहर आ जाएंगे। किसके अंदर बाहर आ गए, टिश्यू के अंदर बाहर आ गए, जिसको आप क्या कहते हो, टिश्यू फ्लूइड कहते हो। क्या कहते हो आप इसको, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ओके। यही टिश्यू फ्लूइड क्या है, देखें, ब्लड में से मैंने किसको हटा दिया, आरबीसीज को हटा दिया, रेड ब्लड सेल्स हट गए तो आपका क्या बना, लिम्फ बन गया। कैसे, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर्टरी से ब्लड आ रहा है तेज प्रेशर से, आरबीसीज का साइज है बड़ा, कैपिलरीज का डायमीटर है छोटा, ब्लड वेसल्स
कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से आरबीसी बाहर नहीं आ पाती साइज के बड़े होने की वजह से, लेकिन क्योंकि प्रेशर तेज है तो आरबीसी तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसीज है, ये सारे के सारे कंपोनेंट उस कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं। और जब ये सारे कंपोनेंट कैपिलरी से बाहर आ गए तो इस कैपिलरी से बाहर आने पर ये क्या बनाता है, एक, क्योंकि आरबीसी निकल गया तो कलर कैसा नहीं रहा, रेड नहीं रहा, और जब कलर रेड नहीं रहा तो उस कलर के रेड ना होने की वजह से आपका जो कौन है, जो ब्लड है वो कैसा हो गया, कलरलेस फ्लूइड बन गया। और वही जो कलरलेस फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जिसमें आरबीसी नहीं होती, जिसको मैं अभी ब्लड बोल रही थी, वो ब्लड ना कहलाते हुए क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ठीक है, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि कैपिलरी के तेज प्रेशर की वजह से तो फ्लूइड कलेक्ट हुआ। अब जब तेज प्रेशर की वजह से आपका फ्लूइड बाहर आया है, ये फ्लूइड बाहर आने पर अब क्या कर देगा, ये फ्लूइड बाहर आने पर कलेक्ट होके आपका क्या बना देगा, यहाँ पे वीन्स और आर्टरीज के अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स कलेक्ट कर देगा। और यहाँ क्योंकि आरबीसी बनी है तो ब्लड कैसा हो गया, गाढ़ा। तो मैं क्या करती हूँ, इस सारे के सारे फ्लूइड को एक साथ कनेक्ट करके और वापस से किस में डाल देती हूँ, वीन में डाल देती हूँ, जो कि किस में से कनेक्ट कर जाएगी, इन फर्दर आपके हार्ट से कनेक्ट कर जाएगी। क्लियर। तो ये क्या मूव कर रहा है, लिम्फ। ओके, यहां पर क्या था आपका, टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड पूरा का पूरा कलेक्ट किया गया टिश्यू से और इकट्ठा करके लिम्फ आपका किसके अंदर डाला, लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लिम्फेटिक वेसल के अंदर। क्लियर। लिम्फेटिक वेसल में एंट्री करवाई और लिम्फेटिक वेसल ने इस लिम्फ को वापस से किस में एंटर करवा दिया, वीन में एंटर करवा दिया। क्लियर हुआ। तो ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ प्रेजेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ है हमारी बॉडी में, तो हम क्या जवाब देते हैं, इट रन्स अलॉन्ग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम भी रन करता है। हमारे पास कई सारे लिम्फ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे स्प्लीन की बात की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, आप लिम्फ नोड्स की बात कर रहे हो, आप टॉन्सिल्स की बात कर रहे हो, तो पूरी बॉडी में लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट हैं, लिम्फ नोड्स बेसिकली बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, ब्लड को, लिम्फेटिक वेसल, जैसे ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, इसी के साथ कनेक्ट हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसी हर ऑर्गन में यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि आपका क्या बना देता है, पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को फॉर्म कर देता है। क्लियर। लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हमारा एक नया पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आपका हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। डायग्राम मैंने रब कर दिया, पर एक बार समझेंगे, थोड़ा सा इसी टॉपिक से कनेक्टेड है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें, हम बात करते हैं आपकी हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल एओर्टा की, जो कि आर्टरी थी। ओके, ये आर्टरी का काम क्या है, ये आर्टरी का काम है, ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जो एओर्टा थी ये फर्दर आपके छोटे छोटे आर्टरीज में ब्रेक होके, टूट के, और डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। लाइक मैं बात करूँ किडनी में जा रही है रीनल आर्टरी, लिवर में जा रही है हेपैटिक आर्टरी, मैं बात करूँ आपका गट में जा रही है मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट में हमने डिफरेंट आर्टरीज को एओर्टा को तोड़ के, छोटे छोटे आर्टरीज में तोड़ के और अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखें होता क्या है, हार्ट से निकली आर्टरी, आर्टरी से ऑर्गन में एंट्री किए, ऑर्गन से हम वहाँ, जो ऑर्गन से बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगी, वीन निकलेगी, और ये वीन कहाँ चले जाएगी, हमारी हार्ट में। तो एक छोटा सा सिस्टम है। क्या सिस्टम है, सबसे पहले हार्ट से निकलने वाला आर्टरी, ऑर्गन में एंटर करने वाला आर्टरी, आर्टरी को मैंने एंटर करवाया ऑर्गन में ब्रेक हुई कैपिलरी, कैपिलरी से बन गया वीन। कैपिलरी से आर्टरी तो नहीं बना, नहीं, क्या बना, वीन बना। तो ये जो कैपिलरी से आपका वीन बना है ये एक सिंपल सिस्टम है। क्लियर। लेकिन हमारे पास एक अलग सिस्टम और है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम।
क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? वो सिस्टम जो कि कैपिलरी से शुरू होता है और कैपिलरी पे खत्म होता है, वही सिस्टम आपका क्या कहलाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। तो देखें, मैंने बात क्या करी, आर्टरी पे शुरू होगा, वीन पे खत्म होगा, कैपिलरी एक ही बार ब्रांचिंग होती है, जैसा अभी मैंने ऑर्गन आपको एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। क्लियर? यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हेपेटिक टर्म अब थोड़ा सा याद कीजिए, कहाँ पर था? हेपेटिक टर्म था हमारे किसके अंदर? लिवर से कनेक्टेड। ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम विच इनिशिएट्स फ्रॉम द कैपिलरी एंड एंड्स इनटू द कैपिलरी। कैपिलरी से शुरू होके कैपिलरी पर ही खत्म हो जाए, वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। अब देखें क्या होता है। मैंने बात करी, सबसे पहले आई आपकी एओर्टा, ये है मेरा गट, ये है मेरा गट। किस चीज़ का इंडिकेशन है ये? कैपिलरीज का। हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था ये सिस्टम जो आर्टरी से शुरू हुआ, क्या बना दिया? ये क्या है आपका? आर्टरी। ओके, ये आपकी कैपिलरीज थी बीच में। डायरेक्ट हमने क्या देखा? आर्टरीज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू द वेन, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देख लेंगे। मैंने बात करी, यहाँ पे दो ऑर्गन है मेरे पास। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म है? तो आपको मैंने अभी भी बताया, द सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज एंड एंड्स टू द कैपिलरी। कैपिलरी से शुरू हो और कैपिलरी पर ही ख़त्म हो, ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। क्लियर? अब ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ये दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। सबसे पहला तो आपका गट वाला रीजन पूरा, और दूसरा मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हमारा लिवर। भाई हेपेटिक है तो लिवर है, मतलब हेपेटिक टर्म किससे कंसर्न है? आपके लिवर से कंसर्न है। ओके, तो देखें, सबसे पहले जब आपने बात करी गट की, तो गट के अंदर कैपिलरीज, कैपिलरीज, ये कैपिलरी नेटवर्क, ये भी कैपिलरी नेटवर्क, ये है प्रॉपर वेन और ये है प्रॉपर आर्टरी। इस आर्टरी को मैं बोलती हूं मेसेंट्रिक आर्टरी। बेटा आप लोगों को ये पूरा पार्ट लर्न करना पड़ेगा, जिसमें हम बोलते हैं कि कौन सा डिफरेंट आर्टरी कौन से ऑर्गन तक ब्लड ले जाने का काम करता है। सबके नाम हैं, किडनी के पास ले जाने वाला रीनल, लिवर के पास ले जाने वाला आपका हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। आपका गट के पास लाने वाला आपका मेसेंट्रिक आर्टरी, हार्ट के पास ले जाने वाला कोरोनरी आर्टरी। तो डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे नेम्स हमें लर्न करने पड़ेंगे। मेसेंट्रिक आर्टरी ने ब्लड को सप्लाई किया गट के अंदर, गट में ये ब्रेक हो गया कैपिलरी में। हमारे अकॉर्डिंग ये मेसेंट्रिक आर्टरी कैपिलरी में टूटकर ये ब्रेक होके कहाँ कनेक्ट होनी चाहिए थी? हार्ट से कनेक्ट होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना भी फूड मैंने आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाया है, गट के थ्रू जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो ब्लड के अंदर आपके फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो लिवर का काम क्या है? लिवर का काम है आपका उन फूड पार्टिकल्स को डिफरेंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, जो यूरिया का फॉर्मेशन हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे।
क्लियर। तो वो यूरिया का जो फॉर्मेशन करवाया जा रहा है वो किस में करवाया जाता है, लिवर में ही करवाया जाता है। किसकी वजह से करवाया जाता है या क्यों करवाया जाता है, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड पार्टिकल करवाया जाता है। क्लियर। और जब आप फूड पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये फूड पार्टिकल को कन्वर्ट करना, लाइक मैंने बोला कि जितना भी चेंजिंग है, भाई मैंने फूड खाया, अगर वो डायरेक्ट हार्ट में जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में रहेगा, और जब वॉल्यूम के अंदर आपका फूड पार्टिकल एक्सेसिव में रहेगा तो हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है वो कम हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी बहुत डिजी और लेजी हो जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे ब्लड को लिवर के पास भेजते हैं ताकि वो उस ब्लड का मैनेजमेंट करे, फूड पार्टिकल्स का मैनेजमेंट करे, और उसके बाद उसको वो कहाँ पर डाल दे, हार्ट के अंदर डाल के कंप्लीट वर्क को करवाए। अब यहाँ पे ये वाला जो आर्टरी है मेसेंट्रिक आर्टरी, ये मेसेंट्रिक आर्टरी को किस में कन्वर्ट होना था, इस मेसेंट्रिक आर्टरी को कन्वर्ट होना था वीन में, पर ये वीन में कन्वर्ट ना होती हुई किस में कन्वर्ट हुई, हेपेटिक पोर्टल वीन में कन्वर्ट हुई, हेपेटिक पोर्टल वीन में कन्वर्ट हुई। बात को समझे, ये ब्लड का मूवमेंट देख लीजिए, मैं आपको मार्क कर देती हूं, ये हेपेटिक पोर्टल वीन किसमें, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी, सॉरी, ओके, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी। अब क्या करते हैं, हम एंट्री करवाते हैं किसके अंदर, लिवर के अंदर। ये हेपेटिक पोर्टल किसके अंदर एंटर करवाया, लिवर के अंदर एंटर करवाया। लिवर में एंटर करने के बाद अब ये क्या करेगा, उस आर्टरी में कन्वर्ट होगा, वीन में कन्वर्ट होगा, जो कि इस ब्लड को कहाँ ले जाने वाली है, हमारे हार्ट तक ले जाने वाली है। ओके, तो ये वाली जो आर्टरी है, पहले तो ये पल्मोनरी वेना केवा बनाएगी, और इससे पहले जब ये बाहर निकली तो ये कहलाती है आपकी हेपेटिक वीन। क्या कहलाती है, हेपेटिक वीन कहलाती है। तो देखें, कैपिलरी पे शुरू हुआ, कैपिलरी पे खत्म हो गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द हार्ट डायरेक्टली, हार्ट में जाने की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कैपिलरी के नेटवर्क में ही ब्रेक हो गया। तो जो लिवर को ब्लड वेसल ब्लड दे रही है गट से निकलने वाली, वो कौन है, हेपेटिक पोर्टल वीन। कौन सी है, हेपेटिक पोर्टल वीन। ब्लड जो लिवर को न्यूट्रिशन के लिए जो ब्लड सप्लाई करना है वो तो हेपेटिक आर्टरी ही देती है, लेकिन मैं बात करूं जो गट से आपकी वीन आ रही है हमारे लिवर के अंदर, वो क्या कहलाती है, हेपेटिक पोर्टल वीन कहलाती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमसे पूछा जाता है विच ब्लड वेसल इज लीविंग द लिवर, तो बच्चे जवाब दे देते हैं डायरेक्ट हेपेटिक पोर्टल वीन। तो हेपेटिक पोर्टल वीन जो है वो एंटर कर रही है, क्लियर। और एंटर करने वाली जी भी जब पूछा जाता है तो हम क्लियर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हेपेटिक पोर्टल वीन क्या है, क्लियर। और ये जब कनेक्शन पूरा पार्ट बना, इसको बाहर निकाल दिया आपका किसने, हेपेटिक वीन के थ्रू, जो कि अब वेना केवा में एंट्री करके कहाँ डाल देगी, पूरे के पूरे ब्लड को आपके हार्ट के अंदर डाल देगी। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बेसिकली सर्कुलेशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है और एक रीनल पोर्टल सिस्टम है। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस की बॉडी में हमें नहीं पढ़ना होता, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है सिर्फ क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्लियर। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सर्कुलेशन का था। इससे कनेक्टेड अब जो चीज़ें लर्न करने वाली वो क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को आर्टरीज के बारे में लर्न करना है कि कौन सी आर्टरी किस पार्ट में आपके ब्लड को सप्लाई करती है। इसके साथ साथ जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जाती है वो की जाती है कोरोनरी आर्टरी की। क्यों की जाती है कोरोनरी आर्टरी की बात, ऐसा क्या खासियत है इसके अंदर, तो कोरोनरी आर्टरी इज इटसेल्फ इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड इटसेल्फ टू द हार्ट। मतलब जो ब्लड है वो सिर्फ किसको सप्लाई, जो अब भाई लॉजिकल सी चीज़ है, हार्ट को भी तो वर्क करने के लिए आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी कौन देगा, वही फूड पार्टिकल्स देंगे, और वो जो फूड पार्टिकल्स एनर्जी दे रहे हैं तो वो ब्लड के थ्रू मिलेंगे। तो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्रेक करने, एओर्टा सबसे पहले ब्रेक होती है कोरोनरी आर्टरी में ही। एओर्टा सबसे पहले ब्रेक किस में हुई, कोरोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी किसकी वॉल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। और जब हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई किया तो सिंपल एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है। अब इससे रिलेटेड आपकी डिजीज़ेज़ हैं कई सारी, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी कोरोनरी आर्टरी के ब्लड वेसल में ही, अब भाई आर्टरी का साइज़ पहले ही कैसा है, ल्यूमेन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा सा, तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने की वजह से ये ल्यूमेन और छोटा हो जाता है।
कोलेस्ट्रॉल वगैरह की डिपोजिशन होने की वजह से ये जो ल्यूमेन है ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, और ल्यूमेन के बहुत छोटा होने की वजह से कभी कभी सडन केस ऐसे होते हैं जिसमें हमने क्या किया, जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे हार्ट की मसल को ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं कर पाई, तो सडन एक कोलैप्सिंग हुई या फिर एक लैप्सिंग हुआ आपका किसका, एनर्जी की सप्लाई का। और जब एक सडन लैप्सिंग हुआ एनर्जी की सप्लाई का तो उस कंडीशन के अंदर कार्डिक अरेस्ट वाली कंडीशन या फिर हार्ट अटैक वाली कंडीशन जो है वो जेनरेट हो जाती है। तो कई सारी डिजीजेस इससे भी कनेक्टेड हैं आपकी पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से, जैसे आपका एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट या फिर हम क्या बोलते हैं आपका हार्ट अटैक भी बोलते हैं, आर्थ्रोस्क्लोरोसिस है, ये पार्ट्स आपके कनेक्टेड हैं पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ये पूरा पार्ट आपका सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी था। थैंक यू सो मच।